बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में सपना अपनी सौतेली माँ जानकी और दो सौतेली बहन टीना और मीना के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही सपना की माँ का निधन हो गया था और सपना की अच्छी देखभाल के लिए किशोर दास जानकी से दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन बेचारे किशोर दास को कहाँ पता था कि जानकी और उसकी दोनों बेटियां कितने बुरे स्वभाव की हैं। तीनों माँ बेटी मिलकर बेचारी सपना के ऊपर बहुत जुल्म और अत्याचार क्या करती थी और किशोर दास को कानों कान भनक भी नहीं लगने देती थी कि वह उसके साथ कैसा बर्ताव करती हैं, क्योंकि किशोर दास तो शहर में काम किया करता था और जब भी वह शहर से वापस आता तो तीनों माँ बेटी सपना के साथ ऐसा बर्ताव करती जैसे उनसे अच्छा इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन किशोर दास शहर से वापस आता है और अपनी तीनों बेटियों के लिए सुंदर सुंदर लहंगे लेकर आता है। तभी जानकी कहती है अरे ये लहंगे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं और सपना बिटिया का और भी ज्यादा सुंदर है। सपना बिटिया तुम इस लहंगे में बहुत ज्यादा सुंदर लगोगी। सपना दीदी मैंने आपके रूम की सफाई कर दी है। सपना दीदी मैंने आपके सभी कपड़ों पर इस्त्री भी कर दी है और आपका मनपसंद पास्ता भी बना दिया है। जल्दी से खा लीजिए, अगर ठंडा हो जाएगा तो आप हमारी बहुत पिटाई करेंगी। सपना, तुमने अपनी दोनों बहनों को अपनी नौकरानी बना कर रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। अरे अरे रहने दीजिए ना, आप सपना बिटिया को क्यों डांट रहे हैं? मैं तो इससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती और आप इसे डांट रहे हैं। अगर इससे गुस्सा आ गया तो इसने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो इसने हमें घर में रहने की परमिशन दे दी। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि ये मुझे अपनी माँ और मेरी दोनों बेटियों को अपनी बहन मान ले, मगर ये मानती ही नहीं है। जाओ सपना बिटिया तुम पास्ता खा लो। तीनों माँ बेटी की यह ड्रामे देखकर सपना बेचारी मन ही मन में बहुत रोती है और सोचती है ये तीनों कितनी ड्रामेबाज हैं। अगर इन्होंने मुझे धमकी नहीं दे रखी होती कि ये शहर में पिताजी को गुंडों से मरवा देंगी तो मैं कब कब पिताजी को सारी हकीकत बता देती कि ये तीनों कितनी दुष्ट और बुरे स्वभाव की हैं। पिताजी एक दिन के लिए आते हैं और उस दिन भी मुझे बुरा बना देती है। पिताजी को क्या पता कि इन्होंने मुझे नौकरानी बना कर रखा है, उससे सारा काम कराती है, मुझे मारती है, पीटती है। अफसोस कि मैं कुछ नहीं कह सकती। ऐसा सोचकर सपना आंखों में आंसू लेकर अपने रूम में चली जाती है और किशोर दास के शहर जाने के बाद टीना मीना सपना के पास आती हैं और उससे उसका लहंगा छीनकर उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती हैं चल नौकरानी के बच्चे, ये लहंगा मुझे दे। आई बड़ी लहंगा पहनने वाली, तुझे पता नहीं हमने तुझे इस घर की नौकरानी बना के रखा है और घर की नौकरानी मालकिन की तरह सुंदर सुंदर लहंगे नहीं पहनती, इसलिए चुपचाप किचन में जा और हम दोनों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बना। सपना चुपचाप किचन में जाकर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बनाती है और वहीं दूसरी तरफ टीना और मीना आपस में बातें करती हैं। मीना, बहुत दिन हो गए इस बहन जी गवर्न नौकरानी को हमने सबक नहीं सिखाया। एक दो थप्पड़ मारकर कहाँ मजा आता है, इसके साथ चल मजे लेते हैं। आज मम्मी से इसकी अच्छी तरह पिटाई करवाते हैं, बहुत मजा आएगा। बहुत दिन हो गए इससे मजे नहीं लिए। हाँ टीना तो बिल्कुल सही कह रही है और कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से मम्मी का पारा हाई हो जाए और गुस्से में आकर इसकी इतनी पिटाई करें कि बेचारी से चला भी ना जाए। बहुत मजा आएगा, चल चल। अरे हाँ याद आया, मम्मी को नेट वाला लहंगा बहुत ज्यादा पसंद है ना। अगर कोई उसे उनकी बिना इजाजत के हाथ भी लगा दे तो मम्मी कैसे आग बबूला हो जाती है। समझ रही है ना हमें क्या करना है। ऐसा सोचकर टीना और मीना अपनी माँ के रूम में जाती हैं। वहाँ से नेट वाला लहंगा निकालती हैं और उसे इस्त्री से पूरी तरह से जला देती हैं और बहुत खुश होती हैं। अब आएगा मजा, अब देखते हैं कि माँ इसके साथ क्या करती है। कहीं माँ गुस्से में आकर इसे जान से ही ना मार दे। इस तरह से दोनों बहनें बहुत खुश हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ बेचारी सपना इस सब से बेखबर कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वह अपना काम कर रही थी। पहले किचन में इतना सारा खाना बनाया, उसके बाद बहुत सारे कपड़े धोती है और पूरे घर की सफाई करती है। और जब जानकी अपने रूम में जाती है और अपना लहंगा जला हुआ देखती है तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है और सपना को जोर जोर से आवाज लगाती है। मनहूस सपना, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे पास आ, आज तो मैं तेरी खबर लेती हूँ। कहाँ मर गई? जल्दी से आती है या नहीं, या फिर तुझे वहीं आकर सबक सिखाऊं। सपना सपना मर गई क्या? आवाज नहीं आ रही, कब से तुझे बुला रही हूँ। क्या हुआ माँ, आप इतनी तेज आवाज क्यों लगा रही हैं? मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी इसलिए आवाज नहीं गई। क्या मुझसे कोई गलती हुई है?
सपना के इतना कहते ही तभी जानकी प्रेस उठाती है और गर्मा गर्म प्रेस सपना के हाथ पर लगा देती है और उसका जला हाथ मोड़कर कहती है, मनहूस, मेरा फेवरेट इतना महंगा और सुंदर लहंगा जलाकर कह रही है क्या माँ मुझसे कोई गलती हो गई? तूने तो इतनी बड़ी गलती की है, अगर मैं तुझे जान से भी मार दूं तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। अब मुझे सच सच बता कि तूने मेरा लहंगा क्यों जलाया? तुझे क्या अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? माँ कैसा लहंगा, कौन सा लहंगा? मुझे कुछ नहीं पता, आप क्या कह रही हैं? पहले तो आप मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आज तो मैं पूरे दिन आपके रूम में आई भी नहीं हूँ। पहले टीना और मीना के लिए इतना सारा खाना बना, उसके बाद कपड़े धोए, सफाई की, आपने बुलाया तो मैं आपके रूम में आई हूँ। माँ मुझे कुछ नहीं पता, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सपना की बहुत गिड़गिड़ाने की बाद जानकी उसका हाथ छोड़ देती है और दूर खड़ी टीना और मीना यह सब नजारा देखकर बहुत खुश हो रही थी। वह जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा था। जानकी बहुत गुस्से में वहां से चली जाती है। टीना मीना को हंसता हुआ देखकर सपना सब समझ जाती है कि यह सब कुछ उन दोनों ने ही किया है। तभी वह उनके पास जाती है और उनसे कहती है, टीना और मीना, आखिर तुम्हें क्या मिलता है मुझे इतना पिटवा कर? मैं तो तुम्हारी हर बात मानती हूँ, अच्छी भी बुरी भी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जैसी भी हूँ, सौतेली हूँ, तुम्हारी बहन हूँ। अब देखो माँ ने मेरा पूरा हाथ जला दिया, मुझे कितना दर्द हो रहा है। पहली बात तो हम तुझे अपनी बहन नहीं मानते और तुझे परेशान करने में और तेरी पिटाई करवाने में हमें बहुत मजा आता है। ये मजे हमें कहाँ मिलेंगे? मीना, मैं सही कह रही हूँ ना? और हाँ, मम्मी कह रही थी घर का राशन खत्म हो रहा है, इसलिए वह तुझे लेकर आना होगा। यह ले लिस्ट और जल्दी से लेकर आ, अगर माँ से दोबारा पिटाई न खानी हो तो। सपना चुपचाप सामान की लिस्ट लेती है और बाजार के लिए निकल जाती है क्योंकि वह अपनी सौतेली माँ से दोबारा पिटना नहीं चाहती थी। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और वह बाजार की तरफ रोती हुई जा रही थी और अपने माता पिता को भी बहुत याद करती है। माँ, आप मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चली गई? देखो तो मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मेरे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार करती है। पहले तो वो मुझे सिर्फ खाना नहीं देती थी, रूखा सूखा देती थी, फटे पुराने कपड़े देती थी, लेकिन अब तो उन्होंने हद ही पार कर दी। मेरा पूरा हाथ जला दिया और उसके बाद मुझसे काम भी करा रही। मुझे बहुत दर्द हो रहा है और पिताजी तो शहर में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझसे कितना प्यार करती है, बल्कि मैं गलत हूँ। मैं तो उन्हें सच भी नहीं बता सकती। मैं क्या करूँ? आगे कुआं पीछे खाए, कहाँ जाऊँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से सपना बहुत रो रही थी। तभी उसे आवाज आती है, अरे कोई है क्या? कोई हमारी आवाज सुन सकता है? कृपया करके हमें इस कुएं से बाहर निकालो। क्या कोई है जो हमारी आवाज सुन सकता है? हमें इस कुएं से बाहर निकालो। सपना को यह आवाज आ रही थी और वह तुरंत कुएं के पास जाती है तो उसे 2 सोने और चांदी के लहंगे नजर आते हैं। लेकिन वह सोचती है, आवाज तो इस कुएं के अंदर से ही आ रही है, लेकिन इसके अंदर तो कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, बस सोने और चांदी जैसे लहंगे नजर आ रहे हैं। चलो इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ, उसके बाद क्या पता इसके अंदर कोई इंसान हो जो आवाज लगा रहा हो। ऐसा सोचकर सपना उस कुएं के अंदर से वह सोने और चांदी के लहंगे बाहर निकाल लेती है। तभी चांदी के लहंगे से आवाज आती है, सुनो लड़की, तुम तो हमारे लिए मसीहा बनकर आई हो। हम यहाँ 10 साल से इस कुएं के अंदर कैद हैं, लेकिन किसी ने आज तक हमारी आवाज नहीं सुनी। हम परी लोक की रानी परी की 2 बेटियां हैं, सोनिया और चांदनी। हम अपने असली रूप में तभी आ पाएंगे जब तुम उस दुष्ट जादूगरनी के पास से पीला और सफेद फूल लेकर आओगी। क्या तुम हमारे लिए इतना कर सकती हो? इस काली पहाड़ी के पास उसी गुफा में वह चुड़ैल रहती है। बताओ, क्या तुम हमारी मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, क्योंकि मेरी माँ मुझसे कहती थी कि कभी भी मुसीबत में आए लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे उसके लिए आपको कितनी भी कठिन परीक्षा से क्यों ना गुजरना पड़ जाए। इसलिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। ऐसा कहकर सपना काली पहाड़ी के पीछे जो जादूगरनी रहती थी वहां पहुंच जाती है। वह जादूगरनी तपस्या कर रही थी। तभी वह गुफा के अंदर जाती है और पीछे से जादूगरनी के ऊपर हमला कर देती है और उसे बांध देती है और वहां से पीले और सफेद फूल उठाती है और गुफा से बाहर निकलने लगती है। तभी वह जादूगरनी कहती है,
सुन लड़की, तू उन दोनों परियों की मदद नहीं कर सकती। मेरी सदियों की मेहनत है। मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से जादुई सोने और चांदी के लहंगे बनाकर उस कुएं में फेंका था। अब समय करीब आ रहा था। इस अमावस की रात में उन दोनों लहंगों को जला देती और इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी बन जाती। यह तू उसे पीले और सफेद फूल ले जाकर मत दे। इसके बदले में तुझे बहुत सारी धन दौलत देने के लिए तैयार हूँ। सोना, हीरे, जवाहरात, मोती जो चाहे वह ले ले, लेकिन यह फूल मुझे दे दे। उन्हें ले जाकर मत दे। दुष्ट जादूगरनी, तू मुझे धन दौलत का लालच देकर फंसा नहीं सकती, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है लालच बुरी बला होती है। और मुझे परियों ने सब बता दिया है कि जैसे ही वे अपने असली रूप में आ जाएंगी तो तू जल भुनकर राख हो जाएगी और मेरी वजह से किसी बुराई का अंत हो जाए। मेरे लिए इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। इस तरह सपना धन दौलत का लालच नहीं करती और वह पीले और सफेद फूल ले जाकर दोनों लहंगों को दे देती है। जैसे ही वह दोनों लहंगे फूलों की खुशबू सूंघते हैं तो दोनों परी के रूप में आ जाती हैं और सपना से कहती हैं, हमें आज़ाद कराने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमें कुएं के सोने और चांदी के लहंगे से दोबारा से परी बनाया है। ये एहसान हम तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम बहुत अच्छी हो और लालची तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुमने लालच नहीं किया, इसलिए हम अपने असली रूप में आ गए। इसलिए हम दोनों तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं। हम तुम्हें कुएं के जादुई सोने और चांदी के 2 लहंगे देते हैं, जिसकी मदद से अब तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसा कहकर परी कुएं के पास जाती है और वहां अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। तभी कुएं के अंदर से 2 जादुई सोने और चांदी के लहंगे बाहर निकल कर आते हैं और वह सपना को दे देती हैं। सपना वह जादुई सोने और चांदी के लहंगे लेकर घर चली जाती है और उन्हें छुपा कर रख देती है। अब उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें उससे जो भी काम करने के लिए कहती तो जादुई सोने का लहंगा उस काम को तुरंत कर देता। और सपना को जब भी भूख लगती तो वह जादुई चांदी के लहंगे से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगती और खा लेती और अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से इसी तरह से बच रही थी और एक हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन टीना और मीना अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी, आप इस नौकरानी से कितना ज्यादा काम कराती हैं और खाने के लिए भी 5 दिन में एक बार देती हैं, फिर भी हट्टी कट्टी काम करती रहती है। अगर आम इंसान हो तो वह तो एक दिन मर ही जाए इतना सारा काम करके, और ये तो ठीक ठाक स्वस्थ हंसी खुशी काम करती रहती है जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तीनों माँ बेटी के दिमाग के अंदर सपना को लेकर शक का कांटा गड़ जाता है और वह सपना के ऊपर नजर रखने लगती हैं। और एक दिन तीनों माँ बेटी को पता चल जाता है कि सपना के पास जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं। तभी जानकी सपना के पास जाती है और उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, क्यों री मनोज, तेरे पास जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं और तूने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। चल हट यहाँ से और ये लहंगे हमें दे। इससे हम बहुत सारी धन दौलत लेकर बहुत अमीर होना है। तेरी तरह मामूली घर का काम नहीं करवाना। टीना और मीना, यह जादुई सोने और चांदी के लहंगे लेकर अपने रूम में चलो। जानकी के कहने पर जैसे ही टीना और मीना जादुई सोने और चांदी के लहंगे को हाथ लगाती हैं तो उसके अंदर बहुत तेज करंट निकलता है और दोनों बहनों को बहुत तेज करंट लगता है, जिसकी वजह से दोनों बहनें पागल हो जाती हैं और पागल होकर डांस करने लग जाती हैं। अपनी बेटियों की यह हालत देखकर जानकी को बहुत गुस्सा आता है और जानकी भी जैसे जादुई सोने और चांदी के लहंगे को हाथ लगाती है तो उसे भी बहुत तेज का करंट लगता है और वह बहुत दूर जाकर गिरती है। तभी जादुई सोने के लहंगे से आवाज आती है, दुष्ट औरत, बहुत कर लिया तूने मासूम सपना के ऊपर अत्याचार। अब तू और अत्याचार नहीं कर सकती। अगर तू चाहती है कि मैं तुझे पागल ना करूं तो अपनी दोनों पागल बेटियों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जा। यह जादुई सोने और चांदी के लहंगे को कोई भी लालची और बुरे स्वभाव का इंसान हाथ नहीं लगा सकता। उसके साथ ऐसा ही होता है। निकल जाए यहाँ से। जादुई सोने और चांदी के लहंगे जानकी से ऐसा कह ही रहे थे, तभी वहाँ पर किशोर दास भी आ जाता है और उसे भी जानकी और उसकी दोनों बेटियों की सच्चाई पता चल जाती है और वह भी धक्के मारकर तीनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल देता है। जानकी अपनी दोनों पागल बेटियों को लेकर सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है और सपना अपने पिता के साथ कुएं के जादुई सोने और चांदी के लहंगे के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में अत्याचार करने के लिए उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन नहीं थी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सपना अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। सपना सांवली थी। आस पड़ोस वाले सब उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे,
लेकिन उसके माता पिता सपना का आत्मविश्वास कभी भी कम नहीं होने दिया करते थे। हमेशा उसे समझाते थे कि इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। अपने माता पिता की बातें सुनकर उसे बहुत हिम्मत मिलती थी। सपना के पास जो भी कुछ हुआ करता था वह कोशिश करती थी कि दूसरों की मदद कर सके। ऐसे ही सपना अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रह रही थी। सपना पास के सरकारी स्कूल में पढ़ भी रही थी और वह 10th क्लास में टॉप करती है। तभी वह अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैंने टॉप किया है और आपने कहा था अगर इस बार मैं नंबर और भी अच्छे लेकर आई तो आप मुझे बाहर होटल पर खाना खिलाने लेकर जाएंगे, तो आप अपना वादा पूरा कीजिए। हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची, आज ही मजदूरी के पैसे मिले हैं, चलो तैयार हो जाओ। अपने पिता की बातें सुनकर सपना खुश हो जाती है और वह फटाक से तैयार हो जाती है और अपने माता पिता के साथ बाहर होटल पर खाना खाने चली जाती है। पूरा परिवार बहुत खुश था, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग जाती है। जिस टैक्सी में पूरा परिवार बैठकर अपने घर वापस आ रहा था, अचानक उस टैक्सी की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है। आसपास के लोग सभी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उस एक्सीडेंट में सपना के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। सपना को ज्यादा चोटें नहीं आती, वह अपने माता पिता को ढूंढ रही थी। तभी उसके पास एक नर्स आती है और वह सपना से कहती है, हमें आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। पता नहीं यह तुम्हारी अच्छी किस्मत है या फिर बुरी किस्मत कि तुम बच गई, लेकिन टैक्सी में बैठे तुम्हारे माता पिता और ड्राइवर की मौत हो चुकी है। अब तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारे पिता के पास जो फोन था उससे नंबर लेकर हमने तुम्हारे रिलेटिव को बुलाया है, अभी वो आते ही होंगे, तुम उनके साथ चले जाना, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक मेरे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई। पिताजी मुझे इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अब मैं कहाँ जाऊंगी, उनके बिना कैसे जीऊंगी। काश मैं भी अपने माता पिता के साथ चली गई होती तो कितना अच्छा होता। मेरा तो उनके सिवा कोई नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे रहूंगी। नहीं माँ, पिताजी आपको इस तरह से मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाना था। इस तरह से सपना बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी सपना के चाचा आ जाते हैं और वह सपना से कहते हैं, सपना, भैया भाभी के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। बेटा तुम्हें अब हिम्मत से काम लेना होगा। अब तुम हमारे साथ मेरे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? ऐसा कहकर सपना के चाचा उसे अपने साथ ले जाते हैं। सपना के चाचा तो बहुत अच्छे थे, लेकिन चाची कावेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह बहुत ही लालची, निर्दयी और कठोर स्वभाव की औरत थी, इसलिए कभी भी सपना की माता पिता की उनसे बनती नहीं थी। सपना अपने चाचा के साथ जाते हुए हिचकिचाती है, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वह अपने चाचा के साथ उनके घर चली जाती है। सपना को देखते ही कावेरी आग बबूला हो जाती है और वह सपना के चाचा से कहती है, आप इस काली कलोटी मनहूस को झोपड़ी पट्टी से उठाकर इस महल जैसे घर में लेकर आ गए। आपसे रहा नहीं गया होगा। मनहूस ने अपने माँ बाप को तो खा ही लिया है, अब आ गए इस घर में अपनी काली नजर लगाने के लिए। मनहूस, देखिए जी, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसे यहाँ पर लेकर आ गए। हमारे भी अपने 2 बच्चे हैं, उनका भी खर्चा होता है। अब हम इस काली कलोटी का भी खर्चा उठाएंगे और हमारी सोसाइटी में कितनी इंसल्ट होगी जब लोग हमसे पूछेंगे कि काली कलोटी कौन है। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर आप इसे यहाँ पर रखना चाहते हैं तो मेरा भी एक फैसला है कि मैं इसे अपना रिलेटिव नहीं बताऊंगी। यह घर में नौकरानी की हैसियत से रहेगी। मंजूर है तो बताइए, वरना मैं जा रही हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ मायके और कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ, कह देती हूँ। चाची जी, आप इतना ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। आप बस मुझे 2 समय का खाना और सर छुपाने के लिए छत दे दीजिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझसे जो भी काम करने के लिए कहेंगी, मैं वह सब काम करने के लिए तैयार हूँ। बस आप चाचा जी से लड़ाई मत कीजिए और गुस्सा मत कीजिए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप दोनों में झगड़ा हो या आपकी सोसाइटी में कोई बदनामी हो।
हाँ, मैं तुम जैसी गरीब लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें चिकनी चुपड़ी बातें करनी बहुत अच्छी तरह से आती हैं। अब यहाँ खड़े होकर समय बर्बाद क्यों कर रही है? बहुत सारे गंदे कपड़े हैं, पहले उन्हें धो, उसके बाद पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करना। और हाँ, खास करके मेरी बेटी कंचन के रूम की, उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब सारा काम हो जाएगा तो मैं तुझे तेरे हिस्से का खाना दे दूंगी। अब चल जाए यहाँ से, मनहूस काली कलूटी। बेचारी सपना चुपचाप काम करने में जुट जाती है। पहले वह बहुत सारे गंदे कपड़े धोती है, फिर उन पर इस्त्री करती है, उसके बाद पूरे घर की सफाई करती है। सभी काम करने के बाद कावेरी बेचारी सपना को अपने आके का बचा कुचा खाना देती है। सपना अपनी किस्मत समझकर उसे खा लेती है। ऐसे ही दुखों की भरी जिंदगी सपना अपनी चाची के घर जी रही थी। एक दिन कंचन मेकअप कर रही थी। कंचन को मेकअप करते देख सपना उससे कहती है, कंचन दीदी, आप यह मेकअप करके कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। यह ब्लश, लिपस्टिक, नील पॉलिश आप पर बहुत ही जच रही है। आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं। काली कलूटी नौकरानी, तो कहना क्या चाहती है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेकअप करके सुंदर लग रही हूँ? मैं बिना मेकअप के भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हूँ, और ये मैंने कोई ज्यादा मेकअप नहीं किया। तो जैसी काली कलूटी चाहे कितना भी मेकअप थोप ले, लेकिन वह लगती बिल्कुल बदसूरत की बदसूरत है, बिल्कुल तेरी तरह। काली कलूटी मुझसे कह रही है, दीदी आप मेकअप करके कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हो। तो तुम मेकअप करके भी सुंदर नहीं लग सकती, क्योंकि तुम काली कलूटी बंदरिया जैसी दिखने वाली लड़की है। ऐसा कहकर कंचन सपना का बहुत मजाक उड़ाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कावेरी अपने दोनों बच्चों के साथ बाहर घूमने जा रही थी। तभी सपना अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आज मेरा जन्मदिन है और मैं हर साल अपने जन्मदिन पर अपने माता पिता के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन अब तो मेरे माता पिता इस दुनिया में है नहीं, इसलिए मैं खुद वहां जाना चाहती हूँ। आज आप मुझे काम से छुट्टी दे दीजिए। आपने सुबह बहुत सारा काम बताया है, इतना सारा काम करते करते सारा दिन ढल जाएगा और मुझे मंदिर जाने का समय नहीं मिलेगा। चाची जी, जाने दीजिए। सपना की यह बातें सुनकर कावेरी को गुस्सा आ जाता है और वह सपना के जन्मदिन पर ही उसको जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, मनहूस, अगर आज तेरा जन्मदिन है तो हम क्या करें? और तुझ जैसी काली कलूटी को अपना जन्मदिन बनाने की क्या जरूरत है? मंदिर जाने की क्या जरूरत है? यहीं पर भगवान को माथा टेक दे। तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ? लेकिन मनहूस है ना, अपनी मनहूसियत कहीं भी फैला देती है तो कहीं नहीं जाएगी। चुपचाप घर में रहकर घर के काम करेगी। इतने सारे काम दिए हैं मैंने तुझे, कपड़ा धोने, इस्त्री करनी, सफाई करनी, गार्डन की सफाई करना, खाना पकाना, वह कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ चुपचाप घर में रहकर घर की देख रेख कर। अगर तू भी बाहर चली जाएगी तो घर में कौन रहेगा? काली कलूटी अपना जन्मदिन बनाना चाहती है, देखो तो क्या जमाना आ गया। ऐसा कहकर कावेरी अपने दोनों बच्चों के साथ बाहर चली जाती है और बेचारी सपना अपने जन्मदिन पर घर रह जाती है, वो भी घर के काम करने के लिए। उसे बहुत दुख होता है। सपना अपने माता पिता की तस्वीर देखकर बहुत रोती है। माँ, पिताजी, ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया था जो मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है, सुख का तो नामो निशान नहीं। हमेशा कंचन दीदी, चाची मेरे रंग रूप को मजाक उड़ाती रहती है। काली कलूटी बंदरिया पता नहीं मुझे किस किस नाम से पुकारती है, मुझे मारती है, पीटती है, घर का सारा काम कराती है और खाने के लिए भी रूखा सूखा देती है। वह सब अत्याचार में बर्दाश्त करती आ रही थी, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी। मुझे मेरे जन्मदिन पर मंदिर तक भी नहीं जाने दिया और मेरी पिटाई भी की और कहा कि घर के सारे काम करो। ऐसा होता है क्या कहीं? माँ, जैसा मेरे साथ हो रहा है, जब तक आप लोग मेरी जिंदगी में थे दुख नहीं थे और अब सिर्फ दुख ही दुख। ऐसा कहकर सपना बहुत रो रही थी। तभी सपना की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आवाज आती है, सपना बेटा, आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले ही इस दुनिया से इस दुनिया में आ गई, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में जिंदा हूँ। बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ तुम्हें जादुई मेकअप किट मिलेगी। उसे लगाते ही तुम दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की बन जाओगी और तुम्हें जादुई मेकअप किट से जो भी कुछ मांगोगी वह तुरंत मिल जाएगा। जाओ मेरी प्यारी बच्ची, तुरंत उस जगह के लिए निकल जाओ। अब तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, तुम्हारे
तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा और तुम्हारे जन्मदिन की तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुनिया का कितना अनमोल तोहफा होता है। आप इस दुनिया में नहीं है, फिर भी आपने मुझे मेरे जन्मदिन पर विश किया। और ये दुनिया वाले कितने जालिम हैं, जिंदा हैं, चल फिर रहे हैं, फिर भी मुझे मेरे जन्मदिन पर विश करना तो बहुत दूर की बात है। मुझे सुकून की सांस भी नहीं लेने दे रहे। माँ से अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जादुई मेकअप किट के बारे में बताने के लिए। सपना अपनी माँ को धन्यवाद कहकर उनकी बताई हुई जगह पर निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। उनके पास बहुत सारा सामान था। तभी सपना उनकी मदद करती है, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है। कुछ दूर और चलने के बाद सपना को एक हिरण जख्मी मिलता है। सपना उसकी मदद करती है और खुशी खुशी चलती रहती है। तभी उसे एक चमकती हुई कोई चीज नजर आती है। सपना उसे उठाती है तो वह जादुई मेकअप किट थी। तभी उस मेकअप किट से आवाज आती है, सपना यह तुम्हारी माँ की जादुई मेकअप किट है। इसे लगाते ही तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाओगी और तुम मुझसे जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ पर आने का रास्ता तो बता दिया था। अगर तुम बुरे स्वभाव की होती, लालची होती तो तुम इस जगह तक कभी नहीं पहुँच सकती थी। तुम बहुत अच्छी हो, दूसरों की मदद करती हो, इसलिए तुम अपने अच्छे स्वभाव की वजह से अपनी मंजिल तक पहुँची हो। अब तुम मुझे लगा सकती हो और मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। जादुई मेकअप किट की बातें सुनकर सपना खुश हो जाती है और जैसे ही उसे लगाती है तो वह दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर सपना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह जादुई मेकअप किट से कहती है, अरे मैं तो आपको लगाते ही कितनी ज्यादा सुंदर हो गई। अब मेरे रंग रूप का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरे ऊपर कोई नहीं हंसेगा। माँ की जादुई मेकअप किट, आप मुझे जल्दी से एक बहुत बड़ा केक, चॉकलेट, टॉफी यह सब दे दीजिए। आज मेरा जन्मदिन है। मैं यहाँ की गरीब बस्ती में जाकर उन बच्चों के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करूंगी। सपना के इतना कहते ही जादुई मेकअप किट उसे एक बहुत बड़ा केक, चॉकलेट, टॉफी यह सब दे देता है। अपने पास के ही गरीब बस्ती में जाती है और उन बच्चों के साथ सपना अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करती है। और अब वह अपनी चाची के घर भी वापस नहीं जाती। जादुई मेकअप किट से एक सुंदर सा घर लेती है और उसमें रहती है और गरीब परेशान लोगों की भी बहुत मदद करती है। ऐसे ही एक दिन सपना मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करने गई थी। वहाँ कंचन भी आई हुई थी। दोनों की मुलाकात हो जाती है। तभी सपना कंचन से कहती है, अरे कंचन दीदी, तुम यहाँ पर, तुम भी मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करोगी? बहुत अच्छा है, दोनों बहनों में जमकर मुकाबला होगा। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। और आप मुझे अपनी बहन क्यों बता रही हैं? आप बहुत सुंदर हैं, मेरी तरह सुंदर हैं, लेकिन मैं आपकी बहन नहीं हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप कौन हैं? अरे कंचन दीदी, मैं वही काली कलूटी बदसूरत दिखने वाली जिसे आपने अपने घर की नौकरानी बना के रखा था। मैं सपना हूँ, आपकी कजिन। चौंक गई ना आप भी मुझे देखकर? सपना का इतना कहना था और कंचन को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। वह देखकर हैरान हो जाती है कि इतनी काली कलूटी दिखने वाली बदसूरत लड़की अचानक इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती है और इतनी ज्यादा अमीर भी। वह घर जाने के बाद यह सारी बात अपनी माँ को बताती है। यह सब सुनकर कावेरी को भी चक्कर आने लगते हैं और वह अपनी बेटी से कहती है, क्या सच में बेटा, वह मनहूस बहुत ही ज्यादा अमीर होगी और बहुत ही ज्यादा सुंदर? ऐसा कैसे हो सकता है? और वह मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट कर रही है और तुम्हें डर है कि वह बहुत ज्यादा सुंदर है, कहीं तुम हार ना जाओ। नहीं बेटा, मेरे होते हुए तुम हार नहीं सकती। मैं भी पता करती हूँ कि उस मनहूस के पास ऐसा क्या है। ऐसा कहकर कावेरी सपना के घर जाती है और उस पर नजर रखती है तो कावेरी को पता चल जाता है कि सपना के पास एक जादुई मेकअप किट है जिसे लगाते ही वह इतनी ज्यादा सुंदर हुई है और इतनी ज्यादा अमीर भी। और वह रात हो जाने के बाद सपना की माँ की जादुई मेकअप किट चुराकर घर लेकर आ जाती है और अपनी बेटी को देते हुए कहती है,
यह ले बेटा, उस मनहूस के पास यह जादुई मेकअप किट थी जिसे लगाते वह मनहूस इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। यह ले, इसे तू भी लगा ले और इससे बहुत सारी धन दौलत मांगना ताकि हम भी बहुत ज्यादा अमीर हो जाएं। तो पहले ही इतनी ज्यादा सुंदर है, इसे लगाने के बाद और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। उसके बाद तुझे टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा, वह मनहूस सपना भी नहीं। कावेरी के इतना कहते ही कंचन जैसे ही जादुई मेकअप किट लगाती है और बहुत सारी धन दौलत मांगती है तो कंचन बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है और वह बहुत ही ज्यादा गरीब भी हो जाते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं बचता। दोनों माँ बेटी को उनके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और सपना की माँ की जादुई मेकअप किट दोबारा से सपना के पास चली जाती है, जिसकी मदद से वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।